नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ पंकज। आपका शहर आपकी खबर में आपको सबसे पहले ले चलते हैं दिल्ली, जहां एसआईआर को लेकर घमासान जारी है। दोनों सदनों में भारी हंगामे के बीच करीब 300 विपक्षी सांसद लोकसभा से निर्वाचन आयोग तक मार्च के लिए निकले तो दिल्ली पुलिस भी सख्ते में आ गई। बिना अनुमति मार्च के लिए सांसदों को पुलिस ने रोका तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई सांसद बैरिकेडिंग फांद कर निकल गए। पुलिस और सांसदों के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद सांसद सड़क पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, राम गोपाल यादव, प्रियंका गांधी, जयराम नरेश, शशि थरूर, जया बच्चन, रेणुका चौधरी समेत सांसदों ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रियंका गांधी ने सरकार को कायर बताया तो राहुल गांधी ने कहा यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। खड़गे ने कहा कि सरकार एसआईआर पर जवाब देने से क्यों बच रही है। भारी बवाल के बाद पुलिस ने सभी विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया और सभी को पुलिस वैन से संसद मार्ग थाने ले गई। करीब 1.5 घंटे तक थाने में हिरासत में रखने के बाद इन सांसदों को रिहा कर दिया गया। थाने से निकले कई सांसदों ने पुलिस पर धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया। सांसदों ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने मिलने के लिए समय दिया था, लेकिन सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया। उधर रिजिजू ने सरकार की तरफ से जवाब में कहा, जनता ने आपको हो हल्ला के लिए नहीं संसद में चुनकर भेजा है। उन्होंने कहा आयोग ने 30 सांसदों को बुलाया था, वहां 150 लोग क्यों घुसे चले आए। फिलहाल एसआईआर को लेकर विपक्ष की लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही है। आइए सुनते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर आज के मार्च और पुलिस के रास्ते में रोकने पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वोट, उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे। देखिए, संदेश तो काफी स्पष्ट है। राहुल जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, इस प्रश्न के लिए जवाब चाहिए। गंभीर प्रश्न है, गंभीर सवाल भी चाहिए, बस यही चाहिए, हमें उससे ज्यादा कुछ मांग नहीं है। और मेरे ख्याल में इस इलेक्शन कमीशन ने फॉर्मेलिटी पे दबाने के अलावा कि ओथ चाहिए, एफिडेविट चाहिए, तो सिर्फ देखना चाहिए, क्योंकि जनता के मन में शक नहीं होनी चाहिए चुनाव के बारे में। तो इसे इलेक्शन कमीशन के भी हित में है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये सारे शक लोगों के मन से हटा। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई, उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। नहीं, आरोप ही नहीं, अब तथ्यों के साथ हमने इनका पर्दाफाश किया है। श्री राहुल गांधी जी ने इसके बारे में पीसी रखकर बताया कैसे उन्हीं के इलेक्टोरल रोल्स में बोगस वोटर्स हैं, सेम एड्रेस पे इतने सारे वोटर्स हैं, एपिक आईडीज मल्टीपल हैं, मल्टीपल स्टेट्स में उनके वोटिंग अधिकार हैं। ये कहाँ तक सही है? तो हम उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र के खिलाफ जो हमला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई। और कहीं ना कहीं वोट की डकैती इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पे भी है। आजादी को ही जब ये हिरासत में ले लिया, ये जो डकैत है बड़का चुनाव आयोग, इन्होंने चोरी करके सत्ता पर बिठाया।
लोकतंत्र का हनन किया, अधिकार का ही हनन कर दिया, छीन लिया। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस चीजों को दिखाए और पूछ रहे हैं कि तुम 1 करोड़ जो महाराष्ट्र में वोटिंग कास्ट हुआ, तुम सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, कह रहा नहीं है। कह रहा है ये जो एक रूम में 400 लोग हैं, चाहे 80 लोग हैं, कुछ भी अता पता नहीं। 26 फॉरम पर पहला वोटर का नाम होता है, 75 साल 80 साल के लोगों का नाम है। आपने देखा ये विपक्ष के सांसदों का था आरोप एसआईआर के ऊपर। अब देखते हैं कि सत्ता पक्ष ने इसके जवाब में क्या कहा। एक एमएलए कर्नाटक का स्वयं बता रहा है कैसे उन्हीं की पार्टी ने ये सब गलत वोटर दाखिल किए और ये गलत वोटर को निकालने का माध्यम स्वाभाविक रूप से इलेक्टोरल रोल को ठीक करने का ही है। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपने कार्रवाई करने से रोकने के लिए राहुल गांधी जी और उनके मित्र पक्ष के नेता ये गलत विवाद खड़ा कर रहे हैं, छुप रहे हैं अपनी गलतियों के पीछे। जो सुधार हो रहा है उस सुधार के खिलाफ बजाय के समझने के विषय क्या है, एक बेबुनियाद विवाद खड़ा करने की कोशिश कर। चुनाव आयोग ने एक संवैधानिक व्यवस्था, निष्पक्ष व्यवस्था के नाते जब इनको सही बात बताती है तो वे चुनाव आयोग को भी ध्वस्त करने के लिए कहते हैं हम आटम बम गिराएंगे, चुनाव आयोग बिखर जाएगा। ये भाषा हमारी प्रतिद्वंदी देश कहते हैं। बड़े बड़े शक्ति जो भारत में भारत की प्रजातंत्र को विखारना चाहते हैं, उन्हीं की यह भाषा है जो आज नेता प्रतिपक्ष की भाषा बनी है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश के सामने इस विषय को फिर दोहराना चाहूंगा। आपको मुद्दा पे अटकनी चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। सिर्फ घुसपैठियों की मन में डर पैदा करके, किसी वर्ग की मन में डर पैदा करके आप न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, न देश की जनता की फैसला या देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप बिखार सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा के पहले बहुत हवा खड़ा किए थे। संसद में जब चर्चा हुई आपके पास मुद्दा ही नहीं था। एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली में संसद के बाहर आज दिन भर हंगामा रहा। आइए आपको ले चलते हैं सीधे दिल्ली और बात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा से और जानते हैं कि क्या रहा पूरे दिन का घटनाक्रम। प्रवेश, सुबह से लेकर शाम तक एसआईआर को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला, क्या रहा पूरे दिन का हाल? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार मतदाता सूची संशोधन को लेकर लगातार 16वें दिन मानसून सत्र में भी हंगामा देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह जब 11 बजे लोकसभा की शुरुआत हुई तो हंगामे के साथ ही शुरुआत हुई। इसके अलावा सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज विपक्ष के बिना ही लोकसभा में सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो भारतीय खेल मंत्री जो है उन्होंने एक विधेयक, राष्ट्रीय खेल विधेयक को पारित कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का कोई भी नेता उस समय मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको पारित कर दिया गया। इसके बाद जब विपक्ष ने फिर से हंगामा किया तो दूसरा समय जब 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई और 2 बजे के बाद इसकी शुरुआत हुई तो सबसे पहले राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी बिल पारित किया गया। दोनों बिल मैं आपको सीधे तौर पर कहूं तो बिना विपक्ष के नेताओं के पारित किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर मार्च निकालने के लिए अडिग रहा और मार्च निकालने के लिए संसद मार्ग से निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग या कहूं तो वहां तक पैदल मार्च कर रहा था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पूर्णतः उन्हें रोक दिया। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी मार्च के लिए सबसे पहले दिल्ली पुलिस से एक अनुमति लेनी होती है ताकि वो सुरक्षा और मार्ग को बना सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था विपक्ष द्वारा। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने विपक्ष को, पूरे विपक्ष को
बीच में ही रोक दिया। इसका विरोध तमाम बड़े नेताओं ने किया, जिसमें अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, सबने इसका पूरी तरीके से कहूं तो विरोध किया और विरोध एक सुर में एक साथ सुनाई दिया। सबसे बड़ी बात फिर से वही है कि चुनाव आयोग किस तरफ से मैसेज या संदेश जरूर आया था। प्रवेश, एक चीज और जानना चाहूंगा, पूरा विपक्ष लामबंद है और एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट होकर हंगामा कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि सत्ता पक्ष कहीं से बैकफुट पर है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा यानी कि सत्ता पक्ष दोनों क्लब होकर इस सारे कार्य को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक बात साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है कि विपक्ष की जो रणनीति है वो सफल होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष की जो रणनीति है कहीं ना कहीं एकजुटता की तो जरूर मैं कहूंगा कि हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन जो रणनीति है वो सफल नहीं है। क्योंकि अगर आपको मार्च निकालना था, निर्वाचन आयोग में मिलना था, तो उसके लिए पूर्णतः एक प्रक्रिया से होकर गुजरना था और ये बात तमाम सांसद जो है वो जानते हैं। और मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि दिल्ली एक महत्वपूर्ण राजधानी है और यहाँ पर सांसदों की सुरक्षा भी दिल्ली पुलिस के जिम्मे ही है। अगर आप इस तरीके का मार्च खुलेआम सड़क पर निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से प्रक्रिया करनी थी। लेकिन अगर ये कहें कि भगवान न करे कोई ऐसा बीच में हादसा हो जाएगा तो उसका जवाब भी दिल्ली पुलिस को देना है। इसी वजह से प्रवेश, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये बगैर अनुमति के जो जुलूस निकाला गया विपक्षी दलों के सांसदों को, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हुई है क्या? देखिए, अभी तक तो नहीं हुई है, क्योंकि विपक्ष के सीधे तौर पर कहूँ कांग्रेस के बड़े नेता है जयराम रमेश, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि हमने एक पत्र लिखकर चुनाव आयोग को सूचना दे दी थी, लेकिन वो काफी नहीं है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि सूचना के जवाब में चुनाव आयोग ने 30 सांसदों की अनुमति दी भी थी। और ये बात जयराम रमेश समेत तमाम बड़े नेता जानते हैं कि एक साथ इतनी भारी संख्या में चुनाव आयोग में जाना या बैठ पाना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर इतना जगह या स्पेस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बात पर अडिग रहना कहीं ना कहीं विपक्ष के एक विफल रणनीति को मुझे साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर आपको अपनी बात कहनी थी तो 3 सांसद चुनिंदा चुनकर एक पत्र लेकर एक डेलीगेशन के रूप में जाकर चुनाव आयोग को आसानी से सम्मिलित कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद इतना विरोध प्रदर्शन करना, सीधे तौर पर कहें बैरिकेडिंग से कूदना या ये कहिए कि हंगामा करना, कहीं ना कहीं अपने आप में एक विफल रणनीति को जरूर मुझे ऐसा लगता है कि दर्शा रहा है। कुल मिला के प्रवेश, विपक्ष जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा हमलावर है। इसी में एक खबर और भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने विपक्षी सांसदों को रात में डिनर पर भी बुलाया है। क्या ऐसी कोई सूचना है? डिनर में क्या लड़ाई की कोई नई रणनीति बन सकती है? कयास इस बात के जरूर लगाए जा रहे हैं कि खड़गे साहब के यहाँ पे जब डिनर में तमाम विपक्षी नेता बैठेंगे तो चर्चा होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले राहुल गांधी ने भी डिनर रखा था पूरे विपक्ष का, और उसमें तमाम बड़े नेता थे और ये एसआईआर के मुद्दे को लेकर चर्चा भी हुई थी। लेकिन आगे की रणनीति बनाने के लिए हो सकता है, या ये कहें कल की क्या रणनीति जो है पूरा विपक्ष दिखाएगा, उसकी रूपरेखा जरूर हो सकता है कि आज ये डिनर में तय हो जाए, क्योंकि ये डिनर आनंद फानंद में रखा गया है। और मैं सीधे तौर पर कहूँ, पहले राहुल गांधी जी के ऑफिस में घर पर था, और आज खड़गे जो महासचिव है कांग्रेस के, उनके यहाँ पर है, अध्यक्ष है, उनके यहाँ पर है। और ये एक आनंद फानंद में जो डिनर रखा गया है, बहुत जल्दबाजी में रखा गया और ये रूपरेखा के लिए ही रखा गया है। चलिए प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। आगे देखना होगा विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है पूरा लामबंद होकर इस एसआईआर के मुद्दे पर। अब दिल्ली से चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सपा ने योगी सरकार के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन किया है। सपा विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्कूल मर्जर के खिलाफ सरकार को घेरा। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो अंदर भी विपक्ष ने जोर का हंगामा किया। मात्र 4 दिन के लिए नॉन स्टॉप 24 घंटे का सत्र बुलाया गया है। सीएम योगी ने सदन की कार्रवाई से पहले कहा कि सत्र बहुत महत्वपूर्ण है, कई मुद्दों पर बात होनी है, चर्चा होनी है और इसके लिए सभी दलों का सहयोग भी मांगा था। लेकिन एक सवाल पर सीएम योगी ने जैसे ही सदन में सपा पर प्रहार किया, सपा विधायक हंगामा करने लगे।
सीएम योगी ने गोरखपुर से जुड़े एक सवाल पर कहा कि सपा सरकार में अराजकता और वसूली से व्यापारी परेशान थे। इसके बाद सपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब मानसून सत्र के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। सपा के रुख को देखते हुए आगे क्या सदन चल पाएगा? विपक्ष के रुख को देखते हुए क्या रहेगी सरकार की रणनीति? आइए इस पूरे घटनाक्रम पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है, सबको सुनते हैं। समाजवादी पार्टी का काला इतिहास तो सदा ही रहा है। वो गुंडई के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर बूथों पर कब्जा करते थे और उसी के आधार पर चुनाव जीत जाते थे और पहले सरकार बना लेते थे। इस समय मतदाता जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर मजबूत है। उनको अब बूथ कब्जा करने का युग खत्म हो गया है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर चुनाव जीतने का समय समाप्त हो गया है। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं और हमने कल कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी इस बात का जिक्र किया था कि मानसून सत्र चलना चाहिए था। जो उत्तर प्रदेश में जन समस्याएं हैं, विपक्ष जहां सकारात्मक चर्चा करके सरकार से उसका समुचित उत्तर चाह रहा था, लेकिन सरकार है कि कोई बात मानती ही नहीं, कोई बात नहीं मानती। विपक्ष के किसी भी सुझाव को सरकार मानने को तैयार नहीं है। अभी तो न्याय के पाले में बैठेंगे। जो उत्तर प्रदेश की जनता के हित में होगा, जो उत्तर प्रदेश को विकास दे सके, जो उत्तर प्रदेश के माध्यम से राष्ट्र को और सनातन को मजबूत कर सके, उसके लिए काम किया जाएगा। कौन कर रहा है? न्याय की बात कर रहे हैं तो अन्याय कहाँ हो रहा है? मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश को के माध्यम से जो राष्ट्र को और सनातन को मजबूत कर सके, उसके लिए काम किया जाएगा। तो अब देखिए उन्हें कौन डाला गया है, किसने क्या क्या मुद्दा डाला। सरकार 2047 तक विजन डॉक्यूमेंट पेश करने जा रही है। 24 घंटे बाद नहीं तो सपा चर्चा में सपा देखा जाएगा क्या हो रहा है। आज अपनी बातों को रखने के लिए क्या चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे भी सपा विधायक जाएंगे? अब देखिए, अभी चलते हैं तो बताते। इतने दिन बाद आपने देखा पक्ष और विपक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। पूरे मानसून सत्र पर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता सरफुद्दीन, ये मानसून सत्र के लिए 4 दिन डिसाइड हुए थे चर्चा के लिए, जिसमें से आज पहला दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। क्या रहा पूरे दिन का घटनाक्रम? क्या रहा? आपको विपक्ष का क्या रुख दिखाई दिया? सिर्फ हम आपको बता दें, जिस तरह से लखनऊ के अंदर एक विधानसभा के अंदर जो सत्र शुरू हुआ था वो 4 दिन का था। इससे पहले भी तैयारी की जाती है, विपक्ष भी तैयारी करता है और पक्ष भी तैयारी करता है कि आगे चल के जनता के हित में कौन सी बात कही जाए और जनता के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जाए और उसको जो है कहीं ना कहीं जनता के हित की बात करने के बाद उसको तैयारी की जाए। फिलहाल जो है विपक्ष ने जो है अपनी बातों को रखा, मगर जो है मुख्यमंत्री शुरू हो मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि जो है पहले अराजकता थी, गुंडागर्दी थी और सपा में गुंडागर्दी चलती थी। उसी को उसके बाद से जो मामला जो बिगड़ा और उसके बाद जो है सत्र के अंदर एक हंगामा शुरू हुआ, जिसमें सपा के लोग, कांग्रेस के लोग भी जो है कहीं ना कहीं हंगामे में जो है मशगूल रहे। सपा के लोग जो है शुरू से ही हंगामे की तैयारी कर चुके थे। जैसे ही सत्र शुरू होने से पहले ही अलग अलग तरीके से जो है अंदर दाखिल हुए। इस तरह से कभी कोई अम्बेडकर की मूर्ति लेकर के पहुंचा और कोई जो है वकील के जो है ड्रेस में पहुंचा। उनका कहना यह था कि बात हुई हम लोगों की, हम लोग रूबरू बात करी। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से हम लोग को कहा जाता पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई के बाद BSc कर लो, वकील बन जाओ, तो और तरह की चीजें जो है बताई। उसके बाद ये कहा था कि जो है आगे चल के नौकरियां मिलेगी। मगर इस सरकार में सिर्फ पढ़ाई लिखाई कही जाती है, मगर इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया कि जो पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब और लिखोगे पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। तो ये जो दायरा था कहने कहीं कमजोर हो गया। सब उल्टा उन्होंने कहा ये सब उल्टा हो गया है, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। शरफुद्दीन, मैं आपको रोकना चाहूँगा और मैं एक ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट की थी कि मानसून सत्र के लिए सिर्फ 4 दिन ही मिल रहे हैं, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। उनकी ये रिक्वेस्ट भी विपक्ष नहीं मानी, तो क्या यही रवैया आगे भी रहेगा? क्या अगले 3 दिन भी हमको इसी तरीके का माहौल देखने को मिलेगा?
देखिए विधानसभा सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा था कि जो है इस जो मानसून के जो सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं हंगामा नहीं किया जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता की हित की बात कही जाए, मगर जनता की हित बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं इस बात को जो है हंगामे में जो है मामला खत्म हो जाता है। फिलहाल आज का आधा दिन से पहले ही जो है सत्र खत्म हो गया, उसको कल के लिए टाल दिया गया। फिलहाल कल भी इस तरह से जो है घटना होती है, जो बात कहनी होगी ये भी बात समझ में आती है। बहुत अहम बात यही है कि सवाल निशान ये भी उठ रहा है कि जनता की बात करना है, आपको सवाल उठाना है तो आप सदन के अंदर बहुत आसानी से जो है अपने सवालों को रखा जा सकता है, अपनी बातों को रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री है वहाँ पर, और भी लोग वहाँ के मौजूद हैं, वहाँ पर के सत्र के जो है और भी लोग मौजूद हैं वहाँ पर, उनकी अपनी बात रखें, जनता की हित की बात करें। जैसे भी बहुत चीजें अच्छी, जैसे उन्होंने किताबों को उठाकर कहा कि स्कूल बंद हो गए, स्कूल की बात आप अपनी बातों से कह सकते हैं, अपनी बातें रखना चाहिए। वहाँ पे हंगामा करने से कोई उसका फायदा नहीं है। जब तक इस तरह की जो है बातें होती रहेंगी, जनता की हित की बात वहाँ नहीं हो पाएगी। और जब सत्र ही एक ऐसी चीज है। शरफुद्दीन, अब कुल मिला के ये आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि सदन का रुख किस दिशा में जाएगा। आप नज़र बनाए रखिएगा, हम आपसे फिर बात करेंगे। फिलहाल आज की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के फतेहपुर से। फतेहपुर के आबू नगर में मकबरा मंदिर विवाद पर बढ़ा तनाव। कई दिनों से चल रहे विवाद में सोमवार को उस वक्त माहौल बिगड़ गया जब भाजपा जिला अध्यक्ष और हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद सैकड़ों की भीड़ भगवा झंडे को लेकर पूजा अर्चना करने को पहुंच गई। पुलिस की बैरिकेडिंग और सुरक्षा घेरे को तोड़कर भीड़ विवादित स्थल में घुसी तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पूजा अर्चना पर अड़ी भीड़ ने कहा, मकबरा नहीं, ये शिव जी और श्री कृष्ण का मंदिर है। भीड़ ने विवादित स्थल पर भगवा फहराने की कोशिश की। मुस्लिम संगठनों ने भीड़ के अंदर घुसने और भगवा झंडा फहराने के साथ अंदर तोड़फोड़ का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। पुलिस से सामना होने पर मुस्लिम संगठनों के लोगों ने विवादित स्थल के पास पथराव कर दिया। इस पर पुलिस ने लाठियां पटककर उनको खदेड़ा। तनाव को देखते हुए आईजी रेंज प्रयागराज को फतेहपुर भेजा गया। इसके अलावा प्रयागराज से अतिरिक्त पुलिस और पीएसी बुला ली गई। फतेहपुर में दंगा नियंत्रण स्कीम लागू कर दी गई है और विवादित स्थल के साथ पूरे शहर में पुलिस की गश्त शुरू कर दी गई। विवादित स्थल फतेहपुर की सदर तहसील क्षेत्र में रेडिया मोहल्ले आबू नगर में स्थित है। सरकारी अभिलेखों में खसरा संख्या 753 राष्ट्रीय संपत्ति मकबरा मंगी के तौर पर दर्ज है, जबकि मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इसे ठाकुर जी का मंदिर बता दिया। ये संगठन मंदिर के स्वरूप को बदलकर मकबरा बनाने का आरोप लगा रहे हैं। उधर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय सचिव ने इसे सैकड़ों साल पुराना नवाब अब्दुस समद मकबरा बताया। फिलहाल जिला प्रशासन अलर्ट पर है और भारी पुलिस बल और पीएसी ने पूरे परिसर को घेर लिया है। आइए आपको ले चलते हैं फतेहपुर और बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कहना है एसपी अनूप सिंह का। पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ मुंह पे जा रहे हैं और उनको जो है तुरंत वापस कर दिया गया। सर कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी हम लोग उधर देखे नहीं और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो भी जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की और उसके बाद वो लोग चले गए। फतेहपुर से हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, आज अचानक कैसे ये माहौल इतना गर्म हो गया? हेलो हेलो, ये जो मामला आज सुनने में आया फतेहपुर से, ये पूरी घटनाक्रम है, ये क्या घटनाक्रम था ऐसा आज इतने दिनों बाद क्यों ये ऐसे मामला गर्मा गया? आपको बता दें फतेहपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के रेडिया मोहल्ले आबू नगर में मकबरा और मंदिर विवाद को लेकर विवादित स्थल में तनाव का माहौल है। वहीं आपको बता दें एक हफ्ते
पहले हिंदू संगठन सेवा जो भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने सोशल मीडिया के जरिए मंदिर में पूजा करने के लिए कहा था। वहीं जिला प्रशासन ने की चूक से आज इन्होंने दिवाली समय बड़ा तनावपूर्ण माहौल रहा। पहले से पता था रिजवान, जब पुलिस को पहले से पता था कि ये एक विवादित स्थल है, तो क्या वहां पर पहले से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजामात नहीं थे क्या? सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था तो काफी मजबूत है, लेकिन उनकी छोटी सी चूक के कारण इस तरह का माहौल बन गया। और वहीं एसपी भी की है। अब फिलहाल फतेहपुर में तनाव की क्या स्थिति है? सारा मामला शांत है? पुलिस प्रशासन ने पूरा जिम्मेदारी से पूरे घटनाक्रम को रोक रखा है? आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने अभी सुरक्षा व्यवस्था कायम की हुई। वहीं पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया है कि अभी जो है जिन्होंने माहौल खराब किया उनके ऊपर अभी 10 आरोपी का मुकदमा दर्ज हुआ। 150 के लगभग लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करी है, बड़ी कार्रवाई की है। वहीं अभी कमिश्नर और आईजी रेंज के अधिकारी भी आए थे। आपसे संपर्क किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां अनूपपुर के बेलिया में एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने मौत का तांडव किया। बेलिया गांव रोड पर दिल दहला देने वाले हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। झिरिया टोला से बेलिया की ओर तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो ने पहले सामने से आ रहे बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो करीब 100 मीटर तक बेकाबू दौड़ती हुई एक घर में घुसकर पलट गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 7 में से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार की पहचान गाड़ी के नंबर से की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद गांव में चीख पुकार मच गई। भीषण हादसे की पूरी जानकारी दे रहे हैं अनूपपुर संवाददाता बीजू थॉमस। बीजू, आप सुन पा रहे हैं हमको? बीजू आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी सुन पा रहा हूं पंकज जी। बीजू, ये पूरा घटनाक्रम क्या था? बड़ा गंभीर हादसा हो गया स्कॉर्पियो से, क्या था पूरा घटनाक्रम? जरा डिटेल में बताइए। बहुत ही दुखद घटना थी। नेशनल हाईवे 43 में बेलिया से झिरिया टोला एक गांव है, इसके बीच में आज सुबह 10 बजे के लगभग स्कॉर्पियो व 2 व्हीलर के बीच जबरदस्त टक्कर हो जाती है, जिसमें टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। स्कॉर्पियो टकराने के बाद अनियंत्रित हो जाती है और पास ही नवनिर्मित एक घर बन रहा होता है, जहां वो टक्कर हो जाती है, जिसमें 9 लोग सवार थे स्कॉर्पियो पे। और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उस स्कॉर्पियो में सवार 9 लोगों में 2 लोगों की ऑन स्पॉट ही मौत हो जाती है। जब पुलिस इनको रेस्क्यू करती है, उन्हें निकालती है वहां से और नजदीकी अस्पताल जाती है, रास्ते में 2 और लोगों की मौत हो जाती है। कुल मिला के 5 लोगों की मौत हो जाती है और जो 4 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। और जिन बीजू, आपने जानने की कोशिश की कि स्कॉर्पियो क्यों बेकाबू हुई? क्या उसके ब्रेक्स फेल हो गए थे या फिर ड्राइवर की कोई गलती थी? इसकी जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन अभी इस स्थिति में नहीं थे कि लोग बयान दे सकें, क्योंकि गंभीर रूप से घायल हैं। और जब हमने एसडीओपी आरती साख से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि घटना काफी गंभीर है, इसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये घटना घटी क्यों। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। आपका शहर आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।